Okay, class, good morning. Sorry to be late, बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम है. Can you all hear me? Hello. Oh oh. क्लास कौन कौन आ गया है? प्लीज अपनी शक्लें दिखा दो मुझे. मैं भी दिखाती हूँ. गुड मॉर्निंग निम्रा. बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो. यस मैम. ओके बेटा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. जितने भी आ गए हैं मैं स्टार्ट करूँगी. ठीक हो गया? तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. राइट. सब आ गए. वेरी गुड. एक मिनट मैं भी शुरू करती हूँ. ओके. ऑलराइट, टुडेस टॉपिक इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. अब तक हम सारा इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो आज हमारा टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये आपका कोलन है सारा. ठीक है. और इसमें आप देख सकते हो ये रेडनेस में कि ये सारा इन्फ्लामेशन है. सेम डिस्कस द कॉजेज वगैरह सारा हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए रिकरेंट अल्सरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द म्यूकोजल एंड सबम्यूकोजल लेयर ऑफ द कोलन एंड रेक्टम. ठीक हो गया. अब आपके पास ये दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं. नीचे वाला सर्कल इज़ अ हेल्दी सर्कल. ठीक है. इसके अंदर जो आपको इंटेस्टाइन का जो ये नज़र आ रहा है ये जो कोलन का हिस्सा दैट इज़ व्हाट वी से इट्स हेल्दी. ठीक है. अब ऊपर आ जाओ तो आपको थोड़ा सा रेडनेस नज़र आ रही है विच शोज द अल्सरेशन. ठीक है. कोलाइटिस नज़र आ रहा है आपको. इसी तरीके से आपको ये जो डिसेंडिंग कोलन का एरिया नज़र आ रहा है रेड सर्कल्स में that is all ulcer. So ulcerative colitis is a recurrent ulcerative and inflammatory disease of the mucosal and submucosal layer of the colon and rectum. ठीक है. ये आपका डिसेंडिंग कोलन है. ठीक है. डिसेंडिंग देन सिग्मोइड कोलन एंड देन कम्स योर रेक्टम. तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टम तक यहाँ पर आपकी अल्सरेशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है. अब ये सीरीज़ जो है डिज़ीज़ की ये अकम्पनीड बाय सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस एंड हाई मोर्टेलिटी रेट. ठीक हो गया. हाई मोर्टेलिटी रेट एंड अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5% ऑफ पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप कोलन कैंसर. सो अगर कभी आपको ये पेट में जलन हो रही हो या आपको तकलीफ़ हो रही हो, पेन हो रही हो, जो भी है, अगर कभी ऐसा महसूस हो, डोंट इग्नोर इट. ठीक है. ये बार बार अल्सर हो जाना इज़ नॉट अ गुड साइन. सो सब बाजू का 5% उन्होंने कहा लोगों के अंदर क्या हो जाता है, दे डेवलप कोलन कैंसर. राइट. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल अल्सरेशन. ये आप देख सकते हो. आप एक सर्कल देखो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज़ अ हेल्दी कोलन, इट्स अ नॉर्मल कोलन. ठीक है. जो सेकंड सर्कल आप देख रहे हो उसके अंदर आपको अल्सर नज़र आ रहे हैं. ठीक है. ये इसके अंदर आपको ये खुरदरापन नज़र आ रहा है, दैट्स ऑल अल्सर. डिफ्यूज इन्फ्लामेशंस, डिस्क्वामिन और शेडिंग ऑफ द कोलन. सो अब ये डिस्क्वामिनेशन जो है इट्स अ लॉन्ग वर्ड, आप लोगों को
रटना पड़ेगा ये सारा, सो आपको याद होना चाहिए इट्स शेड ऑफ। ठीक है, अल्सर हो गया, इट देन शेड्स ऑफ। ठीक है, शेडिंग ऑफ द कोलन एपिथेलियम ऑफ द क्लिनिक, ये डबल दो दफा लिखा गया, विथ ऑल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एक्सेरब्रेशन एंड रिमिशन। झड़ जाता है, बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपके यूट्रस है, ठीक है, उसके अंदर से जब शेड ऑफ हो जाता है तो हम कहते हैं मेंसेस आ गया। देन कम्स द, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल सारा पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर प्रोलाइफरेटिव फेज आ जाता है, रिजेनरेटिव फेज आ जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर भी आप देख सकते हो, अगर इन्फ्लामेशन हो गई है तो एक्सेरेब्रेशन हो गई है और फिर रिमिशन हो गई है। ये ठीक है, आप देख सकते हो, दिस इज अ हेल्दी हेल्दी नॉर्मल कोलन, दिस वन इज अ अल्सरेटिव। ये इसके अंदर आपको सारा अल्सर नजर आ रहा है, रेडनेस नजर आ रही है। Now, what are the risk factors? रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अफेक्ट्स अबाउट द सेम नंबर ऑफ women एंड men। तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, बड़ा असूल पसंद है, सबके साथ बराबर बराबर चल रहा है। ठीक हो गया। उसके अंदर एज लिमिट उसने बताई है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजली बिगिन बिफोर द एज ऑफ 30। क्यों? उसकी क्या वजह बनती है? उसकी वजह ये बनती है कि जो है ना 30 से पहले पहले की जो एज है वो बड़ी चटपटी एज है। ठीक है, दुनिया जान का कचरा खाना उन लोगों का, यानी कि ऐड किया होता है कि हमने हर किस्म का जंक फूड खाना है। ठीक है, और वो खूब दब के जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, बट इट कैन अकर एट एनी एज उसने कहा, लेकिन फिर भी आप देख लो तो वो किसी भी एज में हो जाती है। ओके, हाँ जी मैम, ओके, बट नॉट डेवलप द डिजीज अंटिल आफ्टर द एज ऑफ 60। अब ये जो गड़बड़ी शुरू होती है बिफोर द एज ऑफ 30 है, लेकिन अगर आपने उसको नहीं संभाला उस तकलीफ को, तो वो क्या आपकी 60 से बाद में वो क्या कर देता है, ज़्यादा गड़बड़ पैदा कर देता है। स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, क्या कहते हैं, परफोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद सब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसके साथ साथ शुरू हो जाती हैं। नाउ रेस में उसने कहा है कि ऑल्दो वाइट हैव द हाई रिस्क ऑफ द डिजीज। अब जो है ना वाइट पीपल, उनके अंदर उन्होंने कहा है कि ज़्यादा होता है जो इसके एशकेनाजी जूविश डिसेंट लोग हैं, उनका रिस्क इज हायर। अब उनका रिस्क क्यों हायर है? इनका रिस्क इसलिए हायर है क्योंकि क्या होता है कि अम, उनका जो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक जीन चेंजेस हैं। ठीक है, उनका स्पेसिफिक जीन चेंजेस की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये लोग जो कभी इनके ये रेसेस में ये लोग अपने जैसे हमारे पाकिस्तानी भी क्या करते हैं, जाके बाहर जाते हैं नेशनलिटी लेने के लिए, वो जाके फ़लाँ के साथ शादी कर ली, इसके साथ शादी कर ली, उसके साथ शादी कर ली, वो फिर क्रॉस ब्रीड हो जाते हैं सारे। तो उनमें भी ऐसे ही होगा कि इनके रिस्क ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में उसने कहा है कि क्लोज रिलेटिव सच एज पेरेंट्स, सिबलिंग और चाइल्ड विद दिस डिजीज। अब ये कोलन जो है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये इट रन्स इन द फैमिली आल्सो, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भी अगर आप देखते हो कि नानी दादा में से किसी को
अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत थी। सो आप लोगों ने अगर अपनी डाइट ठीक से नहीं रखी तो क्या हो जाता है, अम, उनको भी ये शिकायत हो सकती है। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये माँ बाप का काम है कि वो ये बात अवेयरनेस जो है वो अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालें ताकि इनको भी ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगर पेरेंट्स को नहीं हुआ तो ग्रैंड चिल्ड्रन को हो सकता है। ओके, आइसोटेंटोरियन यूज़। ठीक है, अब उसमें इसने कहा इज अ मेडिकेशन समटाइम यूज टू ट्रीट स्कारिंग, साइस्टिक एक्ने और एक्ने। ठीक है, ये वो जो दाने निकलते हैं उनकी बात कर रहा है कि उसकी यूज़ के लिए ये वो मेडिसिन है। Some studies suggest that a risk factor for IBD यानी कि irritable bowel disease के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है, but a clear association between the ulcerative colitis and isotretinoin has not been established. So इतना वो नहीं है, इतना ज़्यादा उन्होंने इस IBS के IBD के लिए नहीं उन्होंने कुछ इतना कुछ काम किया। लेकिन सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा है कि ये जो है ये ट्रीट करते हैं स्कारिंग के लिए या सिस्टिक एक्ने के लिए। अगर ये सिस्टिक एक्ने शुरू हो जाती है तो फिर वो लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ ने उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये रिस्क फैक्टर जो है ये IBD के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि अभी तक बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, सो उन्होंने लेकिन अभी तक कोई इतना ख़ास स्टैब्लिश नहीं हुआ। टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट द टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। राइट, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसने लिखा है प्रोक्टाइटिस जो है ये द A1। ठीक है, अब आप A1 को देख, जो A है पार्ट उसमें लिखा है प्रोक्साइटिस, प्रोक्सी प्रोक्टिटाइटिस इन्वॉल्व्स ओनली द रेक्टम, सिर्फ रेक्टम को इसने इन्वॉल्व किया। ठीक है, यानी कि सिग्मोइडाइटिस जो है वो इन्वॉल्व्स द रेक्टम एंड रेक्टम को भी और साथ सिग्मोइड कोलन को भी उसने इन्वॉल्व कर दिया। अगर आप गौर से देखो, सोचो, तो ये आपके आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके इसके अंदर ही टाइप के अंदर ही मौजूद है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू बी वेरी अटेंटिव। एक छोटा सा अगर आप डायग्राम बना लेते हो अपने पास और उसको हल्का हल्का सा शेड दे देते हो और उस शेड के मुताबिक आप उसको याद करते हो, बिलीव यू मी आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद डिस्टिल, ऑफ कोर्स ये आपके पास डिस्टल एंड है। उस डिस्टल जो डिसेंडिंग कोलन है, डिस्टल है ना, फार है, दूर है करके, लेकिन डिसेंडिंग है। सो आप देख सकते हो जो डिस्टल कोलाइटिस है इट इन्वॉल्व्स द लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन। फिर आ जाता है नीचे से ये जो आपको सी नज़र आता है, sigmoid colon, and then comes the rectum. So it involves the descending sigmoid and rectum. ठीक हो गया। फिर पैनकोलाइटिस। ठीक है, पैनकोलाइटिस पैंडेमिक आप कहते हैं जब सारे एरिया में बात फैल जाए। ठीक है, सो पैन जो है पैनकोलाइटिस पूरे इंटेस्टाइन को उसने अपने घेरे में ले लिया। दिस इज द पैनकोलाइटिस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द इंटायर कोलन। चार किस्म के हो गए। बैकवॉश इलाइटिस जो है इन्वॉल्व्स द डिस्टल इलियम, इलियम का डिस्टल पार्ट जो है उसको उसने कहा है। बट यू कैन सी दैट पैनकोलाइटिस है, डिस्टल कोलाइटिस है, सिग्मोइडाइटिस है एंड प्रोक्टाइटिस है। ठीक हो गया। और अगर आपने उसके टाइप्स के साथ साथ अगर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी तो एग्जामिनर उससे और खुश हो जाएगा। और सीखने की तो उसमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सब कुछ सामने नज़र आ रहा है।
देन क्लिनिकल में आप देखते हो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स में क्या कुछ आएगा। प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स में डायरिया, पैसेज ऑफ म्यूकस एंड पस, ठीक है। अब वो चूंकि आपको दूर से उसके डिस्टल एंड्स आपने सारे देखे, उसके डिसेंडिंग कोलन देखा, सिग्मॉइड देखा आपने, साथ उसके रेक्टम देखा, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर बार बार डायरिया लग रहा है तो वो तो अल्सर बना हुआ है सारा। अल्सर के साथ साथ आप देख सकते हो कि वहाँ से फिर क्या निकलेगा पैसेज में से, म्यूकस और पस। अब आपको कैसे पता लगेगा कि म्यूकस और पस आपके स्टूल में आ रहा है? ऑफ कोर्स जब व्हेन यू पास स्टूल इट इज़ बिट लिटिल, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, पेन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको म्यूकस मिलेगा, ठीक है। योर स्टूल विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्टिकी, ठीक है। और पस में पस इन इटसेल्फ इज स्टिकी, ठीक हो गया। तो एक तो ये आपको डायरिया में पता लगेगा कि क्या हो रहा है, कि यू गॉट अ स्टिकी स्टूल। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपका एब्डोमिनल पेन होगा। नाउ दिस इज योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपका डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड देन कम्स द रेक्टम। सो अगर आपका जो लेफ्ट साइड पे पेन की कंप्लेन कर रहे हो, इट मीन्स आपका इस लेफ्ट साइड पे गड़बड़ी है। और अगर आपके सारे पेट में दर्द हो रहे हो तो समझ लो पैंडेमिक हो गया। इंटरमीडिएट टिनेमस एंड रेक्टल ब्लीडिंग। टिनेमस क्या था? हाय हाय। What was the word? It was uh, टिनेमस। एक तो ये कसर इतनी बुरी है ना। It is the constitutional or recurrent inclination to evacuate the bowel causing uh, disorder of the rectum and किधर हो? ओके, ठीक है। सो उसमें उसने बताया कि ये जो टिनेमस है इट्स रिकरेंट, आपको बार बार क्या में फील हो रहा है, उसमें आपको रिकरेंट यू फील लाइक यू नो स्टूल आ रहा है, ठीक है। स्टूल आ रहा है और स्टूल के साथ थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, राइट। इट्स रिकरेंट, यू नो यू वांट टू गो टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन। अभी हम फारिग ही नहीं हुए, हम ये उठे ही थे, हाथ धोया, हाथ धोते धोते फिर आपको अर्ज हुआ कि नहीं हमने जाना है वॉशरूम। आप फिर से बैठ के हो, बैठे हो बैठे हो बैठे हो, थोड़ा सा स्टूल पास किया और उसके अंदर भी क्या है, म्यूकस और ब्लड आ रहा है, ठीक हो गया। सो ये दैट इज द क्लिनिकल साइन। ब्लीडिंग में भी माइल्ड और सीवियर। ब्लीडिंग या तो थोड़ी सी माइल्ड होगी, थोड़ी होगी, या कभी कभी ज़्यादा होती है। अब चूंकि पेशेंट बार बार ब्लीड कर रहा है तो, और उसको पेन है, उसको इन्फ्लामेशन हुई हुई है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट यू नो माइल्ड और या सीवियर ब्लीड करने की वजह से उसका स्किन पेल है, ठीक है। ही लुक्स ऐसे एनीमिक नज़र आता है, एनीमिया हो जाता है। उसके साथ साथ उसको थकावट बहुत होती है, बहुत थकावट होती है। अगर कभी नॉर्मल डायरिया भी लग जाए, डायसेंट्री हो जाए एंड यू गोइंग टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ सिंपल ड्रॉप स्टूल का आ रहा है, इवन देन यू नो यू फील वेरी टायर्ड,
یہ اٹس ناٹ این ایزی. پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ فٹیک اس میں فیل کرتے ہیں. اوکے بھوک نہیں لگتی. جب بھوک نہیں لگے گی تو ویٹ لاس ہوگا. جب ویٹ لاس ہو رہا ہے فیور بھی ہوگا. کچھ تھوڑا سا کھا پی لیا تو وامٹ ہو جائے گی. اور جب وامٹ بار بار ہو رہی ہے اسٹول بار بار کر رہا ہے تو ڈیہائیڈریشن ہوئے گی. ٹھیک ہے. کریمپنگ، پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں، واش روم بھاگنا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا، پھر واپس آ جاتا ہے. بٹ ہی از فیلنگ این ارجنٹ نیڈ ٹو ڈیفیکیٹ. چاہے تھوڑا سا کرے، چاہے تھوڑا سا بھی بالکل کرے، بٹ ہی ہیز ٹو گو ٹو دا واش روم. اگر نہیں کیا تو وہ تھوڑا سا جو اس کو ارج ہو رہا ہے وہ ڈیفیکیٹ ہو جائے گا. میں رپورٹ پاسنگ 10 اور 20 liquid stool daily. ٹھیک ہے. اب 10-20 liquid stool میں کیا ہو جاتا ہے, there is only pus and mucus coming. ٹھیک ہے. sometimes with the pus and mucus there is little slight bleeding ہے یا severe bleeding ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اندر زخم ہے and he has a urge to pass urine. تو جب وہ یورین اسٹول پاس کرے گا تو وہ جو السر ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ تھوڑی سی اور السریشن ہوئے گی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے پیشنٹ might also go into shock. اوکے. ہائپوگلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ کھا پی نہیں رہا. شوگر ڈراپ ہو سکتی ہے. ریباؤنڈ ٹینڈرنس ان دا رائٹ لوور کوارٹرنٹ. ریباؤنڈ ٹینڈرنس یعنی کہ جب آپ نے اس کا پیٹ کو ایگزامن کیا، اسیسمنٹ کیا، تو اس اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے وین یو پریس دا اسٹمک. ٹھیک ہے. آپ اس کے ایبڈومن کو تھوڑا سا پیلپیٹ کر رہے ہو تو جب پیلپیٹ کر رہے ہو تو اس سے اس کو کیا ہوگا رائٹ لوور کوارٹرنٹ میں پین ہوگا. اسکن لیجنس، آئی لیجنس، ٹھیک ہے، جوائنٹ ابنارملٹیز اینڈ لیور ڈیزیز. یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی اسکن کے اندر آنکھوں کے لیجنس میں یوویٹائٹس ہے یعنی کہ کنجنکٹیوائٹس سارٹ آف آپ کو نظر آئے گا. یووائٹس آپ کے دیکھو گے تو آپ کو اس میں آئیز میں انفلامیشن نظر آئے گی. جوائنٹ ابنارمیلٹیز چونکہ ایک طرف ہاتھ پڑا رہ گیا تو وہ پڑا کا پڑا ہی رہ گیا. اب اس میں اس کو درد ہوتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اینڈ دین کمز دا لیور ڈیزیز. لیور ڈیزیز میں اس کو پتہ نہیں اس کے لیور جو ہے وہ کہیں شرنک نہ ہونا شروع ہو جائے. اس کے جو لیور ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں چونکہ وہ خون بناتا ہے، فیکٹری ہے خون کی، تو اس میں کیا ہو جائے گا خون تو بن نہیں رہا، ویسٹ ہو رہا ہے سارا، تو اس کو لیور ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. اسیسمنٹ میں کیا کرو گے؟ اسیسمنٹ میں یو ول اسیس فار دا ٹیکیپینیا، ٹیکیکارڈیا، ہائپوٹینشن، فیور اینڈ پیلر. ایک ہی جھٹکے میں آپ اس کو سارا کچھ دیکھ سکتے ہو. ٹیکیپینیا زور زور سے وہ سانس لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے اب آپ ہمیشہ یاد رکھنا ایک چیز جو ہے وہ باقی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. جیسے اگر اس کو فیور ہے تو فیور کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو اس کو اس کی ہارٹ ریٹ بھی فاسٹ ہے، اس کی پلس بھی اس کی ریسپریشن بھی فاسٹ ہے، اور اس کو پیلر آپ اس کو چہرے پہ چونکہ وہ 10-20 دفعہ واش روم سے ہو کے آ گیا تو پیلر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں سارے میل کھاتے ہیں. دیکھو گے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ ایبڈومن از ایگزامنڈ فار باول ساؤنڈ، ڈسٹینشن اینڈ ٹینڈرنس. اب ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کیا کیا اس کا ایبڈومن دیکھ لیا، اسیس کیا. اسی اسیسمنٹ میں آپ نے اس کا باول ساؤنڈ سنا، اس کی ڈسٹینشن دیکھی اور ٹینڈرنس دیکھی. ٹھیک ہو گیا. سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. when you go for fever کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں.
You go for abdominal examination, related चीज़ें bowel sound, distension and tenderness is there. इसी तरीके से जब आपने स्टूल एग्जामिन किया तो उसके साथ आपने क्या कुछ देख लिया, आपने उसकी डायसेंट्री पूछी, उसकी ऑक्यूल ब्लड के टेस्ट के लिए देखा, आपने ये सारा कुछ उसमें चेक कर लिया. When you go for abdominal X-ray, you go for CT scan, you go for MRI. Easy? मुश्किल है? देखो असेसमेंट में इतना बहुत कुछ याद करने के बजाय अगर आप एक चीज़ याद करते हो, फीवर, उसके साथ आप असेस करोगे उसके टेकीपीनिया को, टेकीकार्डिया को, हाइपोटेंशन को, पेलर को. इसी तरीके से जब आपने उसका एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया, उसमें आपने उसके बाउल साउंड देखे, आपने डिस्टेंशन देखी और आपने टेंडरनेस देखी. ठीक हो गया. इसी तरीके से जब आप स्टूल एग्जामिन किया तो स्टूल एग्जामिन में आपने उसकी डायसेंट्री को रूल आउट किया, ऑकल ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया. अगर तो सामने नज़र आ रहा है स्टूल में तो फिर ऑकल ब्लड भेजने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऑकल ब्लड इज़ छुपा हुआ कहीं किसी स्टूल में. जब ये लोग पैथोलॉजी में जाके चेक करते हैं, अपने लेबोरेटरी में जब चेक करते हैं तो उसमें वो माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड स्टेन नज़र आ जाता है. लेकिन अगर सामने पेशेंट का स्टूल है और उसमें लिखा हुआ है ऑकल ब्लड और स्टूल के ऊपर ही ब्लड नज़र आ रहा है तो फिर तो कोई तुक नहीं बनता. तो फिर आप लोग बेवकूफ़ मत बनना. राइट. उस वक्त आपको पता हो जाएगा कि जो स्टूल ब्लड जो है इट इज़ देयर. राइट हो गया. ओके. फिर यू गो फॉर सिग्मोइडोस्कोपी या कोलनस्कोपी. ठीक है. आप चाहे तो कोलन को चेक कर लो पूरा का पूरा, और अगर आप कोलन चेक करते हो तो कोलन के साथ साथ आपको सिग्मोइड कोलन भी मिल जाता है और रेक्टम भी मिल जाता है. ठीक है. अब उसके लिए आप क्या करते हो, सिग्मोइडोस्कोपी करा लो या आप बेरियम एनमा दे दो. अब बेरियम एनमा से जो डाई है वो उसके पूरे कोलन में फैल जाएगा. जहाँ पे अल्सर होगा वहाँ पर वो डिटेक्ट कर देगा, उधर वो कलर दे देगा कि यहाँ पे जो है अल्सर मौजूद है. अब जब आप कराते हो ब्लड स्टडीज़, जब ब्लड तो उसके अंदर आपको हेमाटोक्रेट कम मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ईएसआर में आपको जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो हाई मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी. उसके बाद डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल है, रेथ्रो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा. क्यों इम्बैलेंस होगा? क्योंकि सारे अंदर की नमकियात तो निकल गई स्टूल में, है ना. तो इलेक्ट्रोलाइट का आसान लफ्ज़ी मायने इज़ नमकियात. जिस्म के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जब डिस्टर्ब होंगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक हो गया. सो आपने इसे क्वाइडोस्कोपी कराई, ब्लड स्टडीज़ कराई, आपने उसकी एब्डोमिनल एक्सरेज करवाए, स्टूल एग्ज़ाम किया, एब्डोमिन एग्जामिन किया और उसका फीवर के असेस किया आपने उसके. बाकी ये सारी चीज़ों को फीवर के साथ साथ सारी चीज़ों को आपने असेसमेंट. अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, राइट द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ नहीं, डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ सिग्मोइड अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो बेटा उस असेसमेंट एंड डायग्नोस के अंदर आपने ये मोटी मोटी बातों को पहले याद कर लो, छोटी बातें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी. ठीक है. मेडिकल मैनेजमेंट में Crohn's disease and ulcerative colitis is aimed at reducing inflammation, suppressing inappropriate immune responses, providing rest for diseased bowel so that healing may take place, improving quality of life and preventing minimizing the complication.
سب سے بڑی بات انہوں نے جو کہی ہے کہ میڈیکل مینجمنٹ میں all you need to do is to treat the Crohn's disease and ulcerative colitis. جو اس میں آپ کی جو ایم ہے، جو آپ کا گول ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ میں جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ہو جائے، ایم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہو، یو ریڈیوس دا انفلمیشن، ٹھیک ہے، چٹپٹی کھانے کھلانے سے انفلامیشن دور نہیں ہوگی. سو یو نیڈ ٹو ریڈیوس دی انفلامیشن، سپریس دی ان اپروپریٹ امیون رسپانس. اور یہ سپریس کس طریقے سے ہوگا؟ بائی ڈاکٹرس پرسکرپشن، ٹھیک ہے، اینڈ آپ اس کو ریسٹ دو گے پیشنٹ کو فار دا باول ڈیزیز سو دیٹ ہیلنگ میں ٹیک پلیس. ناؤ وی ہیو سین دیٹ کولن جو ہے وہ اندر سے سارا السر ہوا ہے، انفلیمڈ ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو کھانا پینا دیتے رہو گے اور وہ شیڈ آف ہوتا رہے گا تو پیٹ خراب ہوگا اور بھی طبیعت خراب ہوگی، اور اگر اس کو ہیل نہیں کیا کین ڈیولپ کینسر آلسو. سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی کوشش ہے کہ آپ نے اس انفلامیشن کو سبسائڈ کرنا ہے. سبسائڈ کیسے کرو گے؟ بائی گیونگ ریسٹ، ٹھیک ہے. اب ریسٹ کس کو دے رہے ہو آپ ریسٹ اپنے کولن کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ نے کم سے کم بالکل آپ نے ابلی قسم کی چیزیں اگر آپ کھانے کو دیا جا رہا ہے، یو ہیو ٹو گو فار اٹ. نو مسالہ، نو مرچی، نتھنگ، رائٹ. اور اگر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن پہ، پیشنٹ کین کیپ آن ٹو این پی او بھی رکھا جا سکتا ہے اور آئی وی فلوئڈ پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اب جب تک اس کی ہیلنگ نہیں ہو جاتی، کوالٹی لائف امپروو نہیں ہو جاتی، کمپلیکیشنس کم نہیں ہو جاتی، تو آپ نے پیشنٹ کو ریسٹ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، ہیئر دی کونس ڈیزیز یہ ہے. ہم نیکسٹ کلاس میں کونس ڈیزیز پڑھیں گے، اور یہ آپ کا السریٹیو کولیٹس ہے. سیکنڈ پیج جو ہے دیٹ از السر. سرجیکل مینجمنٹ میں اوکے لیٹس سی. Okay, we'll continue the same topic, in our next lecture as well. ابھی آپ کے پاس ابھی بگا بگا کے پڑھایا تو پھر آپ کو سمجھ ٹھیک سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. سو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اس کی سرجیکل مینجمنٹ سے. ویل کنٹینیو ود دا سرجیکل مینجمنٹ. گڈ ہو گیا. ناؤ ویل گو فار دا اٹینڈنس اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم. I'll see if I can send you peritonitis کے میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا ہوا ہے. Jennifer, Talha, better let me know if I've sent you the peritonitis. ٹھیک ہے. سو میں جب تک آپ کا ابھی شٹ، یہ کون اتنا زور، اس کی آواز کہاں سے کم ہوتی ہے؟ اوکے، چشمہ بھی ہے. اوکے، رول نمبر 14 15 16 17 میں بند کر رہی ہوں آپ کی. اوکے.